दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। बिहार में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2026 के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस योजना के माध्यम से युवाओं, महिलाओं और वंचित वर्गों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस राशि में 50% 5 लाख रुपए अनुदान सब्सिडी के रूप में माफ है, जबकि शेष 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण युवाओं के लिए मात्र 1% ब्याज के रूप में आसान किस्तों में लौटाने होंगे। इच्छुक आवेदक आधिकारिक पोर्टल udyami.biaar.gov.in पर जाकर 15 मार्च 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबों को पक्का मकान देने का अभियान 2026 में नई तेजी पकड़ रहा है। राज्य सरकार ने केंद्र के सहयोग से वंचित परिवारों की सूची अपडेट की है, जिससे लाखों नए लाभार्थियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इस वर्ष योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 और पहाड़ी क्षेत्रों में 1,30,000 की सहायता राशि सीधे बैंक खातों में भेजी जा रही है। साथ ही मनरेगा के तहत मजदूरी और शौचालय निर्माण के लिए अतिरिक्त राशि भी दी जा रही है। पात्र नागरिक ब्लॉक कार्यालय या आधिकारिक पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के दूसरे चरण को गति दे दी है। इस योजना के तहत स्वरोजगार शुरू करने वाली पात्र महिलाओं को अब 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। पूर्व में दी गई 10,000 रुपए की पहली किस्त के बाद अब उन महिलाओं को चुना जा रहा है जिनका व्यवसाय पिछले 6 महीनों से सफल रहा है। ये राशि 4 किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। योजना का लक्ष्य राज्य की करोड़ों महिलाओं, विशेषकर जीविका दीदियों को आत्मनिर्भर बनाना और स्थानीय स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देना है। पटना, बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने राज्य में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा जमाए लोगों को कड़ा अल्टीमेटम दिया है। मंत्री ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा, अतिक्रमणकारी अपनी मर्जी से अवैध कब्जा हटा लें, अन्यथा प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकारी विकास योजनाओं में बाधा डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। विभाग अब जिला स्तर पर विशेष अभियान चलाकर पैमाइश शुरू करने जा रहा है, जिसके बाद बलपूर्वक अतिक्रमण हटाया जाएगा और इसका खर्च भी कब्जाधारियों से वसूला जा सकता है। अररिया, बिहार सरकार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। अररिया के रहने वाले भरत दास ने इस योजना का लाभ उठाकर पोल्ट्री फार्मिंग का व्यवसाय शुरू किया है। सरकार से मिली आर्थिक मदद और अपनी कड़ी मेहनत के दम पर भरत आज सफलता की नई इबारत लिख रहे हैं। वर्तमान में वे पोल्ट्री फार्म से प्रतिमाह 80,000 रुपए की शानदार आय कर रहे हैं। भरत दास अब अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं। पटना में आगामी 14 मई को नागरिक सुरक्षा, सिविल डिफेंस और हवाई हमले से बचाव का मॉक ड्रिल आयोजित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने हाल ही में उच्च स्तरीय बैठक कर इसकी तैयारियों की समीक्षा की। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य युद्ध या आपातकालीन स्थिति में प्रशासनिक तंत्र की तत्परता और ब्लैकआउट जैसी प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता को परखना है। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में जान माल के नुकसान को न्यूनतम किया जा सके। हकलवारी, बिहार, संकल्प और कड़े संघर्ष की बदौलत हकलवारी के नारायण सदा आज सफलता की नई इबारत लिख रहे हैं। महज 2 वर्ष पूर्व तक 300 रुपए की दिहाड़ी पर मजदूरी करने वाले नारायण ने अपनी छोटी छोटी बचत से ग्रिल वेल्डिंग का व्यवसाय शुरू किया। आज वे न केवल हर महीने 50,000 रुपए से 60,000 रुपए कमा रहे हैं, बल्कि अन्य लोगों को रोजगार देकर उन्हें तनख्वाह भी दे रहे हैं। नारायण की यह आत्मनिर्भरता और कामयाबी क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा का केंद्र बनी हुई है। गया, जिले के शुभम कुमार ने भारतीय वन सेवा परीक्षा में 58वीं रैंक हासिल कर बिहार का मान बढ़ाया है। आईआईटी भुवनेश्वर से स्नातक शुभम ने इस मुकाम को पाने के लिए भारत पेट्रोलियम की प्रतिष्ठित नौकरी छोड़ दी थी। बिना विचलित हुए कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बल पर उन्होंने यह सफलता प्राप्त की। उनकी इस उपलब्धि से परिवार और जिले में खुशी की लहर है। शुभम की यह यात्रा युवाओं के लिए प्रेरणा है कि लक्ष्य के प्रति समर्पण ही सफलता की कुंजी है।
फारबिसगंज प्रखंड के रहने वाले चितरंजन यादव आज क्षेत्र के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। मछली पालन योजना का लाभ उठाकर उन्होंने पारंपरिक खेती के बजाय आधुनिक मत्स्य पालन को अपनाया। उचित तकनीक और सरकारी सहयोग से आज वे सालाना लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। चितरंजन बताते हैं कि योजना के तहत मिले अनुदान और मार्गदर्शन ने उनके व्यवसाय को नई ऊंचाई दी है। उनकी यह सफलता साबित करती है कि दृढ़ इच्छा शक्ति और सरकारी योजनाओं के सही क्रियान्वयन से स्वरोजगार के क्षेत्र में मिसाल कायम की जा सकती है। पटना जिला विधिक सेवा प्राधिकार, जिला परिवहन कार्यालय एवं यातायात पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को ज्ञान भवन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। देर शाम तक 10,119 चालान का निष्पादन किया गया। इसके एवज में 58,08,800 रुपये जमा कराया गया। चालानों के निष्पादन के मामले में पटना जिला पूरे राज्य में अव्वल रहा। पटना जिले में करीब 16 लाख लंबित चालानों के निष्पादन को लेकर विशेष पहल की गई है। किशनगंज नया टोला साधारण शुरुआत से सफलता के शिखर तक पहुंचने की मिसाल पेश की है नया टोला निवासी विष्णुदास ने। कभी टाइल्स मार्बल डिजाइनिंग के क्षेत्र में मात्र 20,000 रुपये महीना कमाने वाले विष्णु आज बड़े बड़े बिल्डरों और ठेकेदारों की पहली पसंद बन चुके हैं। अपनी कला और लगन के दम पर उन्होंने अपना दायरा इतना बढ़ाया कि आज उनके साथ 25 से 30 मिस्त्री और मजदूर काम कर रहे हैं। वर्तमान में उनकी मासिक आय 70 से 80,000 रुपये तक पहुंच गई है। उनकी यह यात्रा क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। पटना समाज कल्याण विभाग के आईसीडीएस निदेशालय के स्तर पर संचालित पूरक पोषाहार योजना के तहत 1.15 लाख 64 आंगनबाड़ी केंद्रों पर टेक होम राशन THR का वितरण किया जा रहा। इन आंगनबाड़ी केंद्रों पर THR का वितरण अब चेहरा पहचान प्रणाली FRS के माध्यम से हो रहा। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत फरवरी और मार्च महीने में 41,891 लाभुकों की संख्या दर्ज की गई है, जिनमें गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं और 6 महीने से 3 वर्ष तक के बच्चे शामिल हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब मजदूरों और छोटे किसानों के जीवन में खुशहाली का नया सवेरा लेकर आई है। जो परिवार कल तक टूटे फूटे झोंपड़ों और कच्चे मकानों में असुरक्षित जीवन जीने को मजबूर थे, वे आज सम्मान के साथ अपने पक्के घरों में रह रहे हैं। सरकार की इस जनकल्याणकारी योजना ने न केवल सिर पर छत दी है, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का आत्मविश्वास भी बढ़ाया है। पक्के मकान मिलने से अब इन परिवारों को प्राकृतिक आपदाओं का डर नहीं सताता, जिससे उनके जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव आया है। पटना प्रदेश के युवाओं में डॉक्टर बनने का जुनून सिर चढ़कर बोल रहा है। पिछले 5 वर्षों के नीट यूजी के आंकड़े बता रहे हैं कि अभ्यर्थियों की संख्या तो बढ़ रही है, पर सफलता की औसत में बड़ा इजाफा नहीं हो पा रहा। 5 वर्षों की तुलना करें तो बीते 2 सालों में उत्तीर्णता प्रतिशत घटा है। साल 2021 में क्वालिफाई करने वाले 55.79 वर्ष 2025 में घटकर 50.86 पर आ गए हैं। बीते 5 वर्षों की उत्तीर्णता का 53.56% थोड़ी उम्मीद जरूर दे रहा है। स्वच्छ भारत मिशन 2026 फीट के अंतर्गत शौचालय निर्माण योजना ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की तस्वीर बदल दी है। इस योजना के सफल क्रियान्वयन से सबसे अधिक राहत महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को मिली है। अब महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान के लिए अंधेरे का इंतजार नहीं करना पड़ता। वहीं बुजुर्गों को घर के भीतर सुविधा मिलने से शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिली है। बेहतर स्वच्छता के कारण बच्चों में बीमारियों का ग्राफ तेजी से गिरा है। आधुनिक सुविधाओं से लैस इन शौचालयों ने हर घर को गरिमापूर्ण जीवन और बेहतर स्वास्थ्य का उपहार दिया है, जिससे आम जनता में भारी उत्साह और संतुष्टि देखी जा रही है। राज्य के ज्यादातर भागों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ विशेष तौर पर उत्तर बिहार में आंधी पानी और मेघ गर्जन एवं वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों के दौरान राज्य के अलग अलग भागों में मेघ गर्जन के साथ आंधी पानी के आसार है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र एवं पूर्वी बिहार एवं आसपास इलाकों के ऊपर हवा का चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र विकसित होने के कारण मौसम में इन दिनों बदलाव देखने को मिल रहा है। पटना बिहार में ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल 2026 से मनरेगा को अब नए स्वरूप अविकसित भारत ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन VBG-RAMG के रूप में लागू किया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य में लगभग 22 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। श्रमिकों के लिए खुशखबरी है कि बिहार में अब दैनिक मजदूरी बढ़ाकर 270 रुपए कर दी गई है।
सरकार ने आधार आधारित भुगतान प्रणाली एबीपीएस को अनिवार्य करते हुए 15 दिनों के भीतर मजदूरी भुगतान की गारंटी दी है। इस योजना के तहत अब ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिनों के कार्य का अधिकार मिलेगा। भागलपुर जिले के बरारी घाट पर श्रद्धालुओं और आम लोगों के लिए जीविका दीदी की रसोई की शुरुआत की गई है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य लोगों को कम लागत में शुद्ध और घर जैसा भोजन उपलब्ध कराना है। यहां मात्र 50 रुपये में भरपेट पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है। इस रसोई का संचालन पूरी तरह से जीविका दीदियों द्वारा किया जा रहा है, जिससे उन्हें स्वरोजगार के अवसर मिले हैं। घाट पर आने वाले श्रद्धालु अब किफायती दर पर स्वच्छ और ताज़ा भोजन का आनंद ले सकेंगे। स्थानीय प्रशासन की इस पहल की काफी सराहना हो रही है। भागलपुर भोलानाथ फ्लाईओवर परियोजना एक बार फिर प्रशासनिक पेंच में फंस गई है। रेलवे की ओर से अंतिम मंजूरी एनओसी न मिलने के कारण गर्डर लॉन्चिंग का महत्वपूर्ण कार्य पूरी तरह रुक गया है। निर्माण एजेंसी ने तैयारियां पूरी कर ली हैं, लेकिन ट्रैक के ऊपर काम करने के लिए आवश्यक ब्लॉक और तकनीकी अनुमति का इंतजार है। इस देरी से न केवल परियोजना की लागत बढ़ने की आशंका है, बल्कि स्थानीय जनता को भी लंबे समय तक ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ेगा। दरभंगा बिहार पंचायत चुनाव 2026 को लेकर दरभंगा के ग्रामीण इलाकों में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। राज्य सरकार द्वारा इस बार आरक्षण रोस्टर में बदलाव के निर्णय ने संभावित उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। नियमों के अनुसार हर 2 चुनाव के बाद रोस्टर अपडेट होता है, जिससे कई पुरानी आरक्षित सीटें सामान्य और सामान्य सीटें आरक्षित हो सकती हैं। दरभंगा के जाले, केवटी और बहादुरपुर जैसे प्रखंडों में मुखिया और सरपंच पद के दावेदार अब नए समीकरणों के आधार पर अपनी रणनीति बना रहे हैं। गांवों में चौपालों से लेकर सोशल मीडिया तक केवल सीट के मिजाज पर चर्चा गर्म है। बहादुरगंज महिला रोजगार योजना महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। कस्बे की बसंती देवी ने योजना से मिले 10,000 रुपए की शुरुआती मदद से 4 बकरियां और 6 देसी मुर्गियां पालकर अपना कारोबार शुरू किया था। अपनी मेहनत के दम पर आज उनके पास 8 बकरियां और लगभग 20 मुर्गियां हैं। कभी आर्थिक तंगी से जूझने वाली बसंती देवी अब प्रतिमाह 50,000 रुपए तक की आय कर रही हैं। उनकी ये सफलता क्षेत्र की अन्य महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की एक नई मिसाल बन गई है। वहीं बनमनखी पूर्णिया जिले के बनमनखी की महिलाएं अब घर बैठे कच्ची अगरबत्ती पर मसाला चढ़ाने का काम कर स्वावलंबी बन रही हैं। स्थानीय महिलाएं इस कुटीर उद्योग के माध्यम से हर महीने 20,000 रुपये तक की आय अर्जित कर रही हैं। सबसे खास बात यह है कि संबंधित कंपनियां कच्चा माल सीधे उनके घर तक पहुंचाती हैं और तैयार माल भी घर से ही ले जाती हैं। इससे महिलाओं को घर के कामकाज के साथ साथ आर्थिक मजबूती मिल रही है। ये पहल क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण की एक नई मिसाल पेश कर रही है। पटना बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग ने कुपोषण के खिलाफ जंग तेज कर दी है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए अब विशेष आहार की व्यवस्था की गई है। नई योजना के तहत बच्चों को सप्ताह में 2 दिन बुधवार और शुक्रवार अनिवार्य रूप से अंडा और मूंगफली दी जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य नौनिहालों को उच्च प्रोटीन प्रदान करना और राज्य में कुपोषण की दर को कम करना है। विभाग का मानना है कि इस पहल से न केवल बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, बल्कि केंद्रों पर उनकी उपस्थिति में भी सुधार होगा। यह कदम बच्चों के स्वर्णिम भविष्य की दिशा में एक बड़ी पहल माना जा रहा है। लोहागारा यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी पारंपरिक कला को कमाई का जरिया बनाकर मिसाल पेश की है। साड़ियों पर बारीक कढ़ाई और आकर्षक मोजपेस मोटिफ/पैचवर्क बनाने के हुनर से ये महिलाएं आज आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। अपनी मेहनत और कला के दम पर ये महिलाएं हर महीने 35,000 रुपए तक की शानदार आय प्राप्त कर रही हैं। ये पहल न केवल स्थानीय कला को जीवित रख रही है, बल्कि अन्य महिलाओं के लिए भी आत्मनिर्भरता की प्रेरणा बन गई है। बक्सर जिले के सोनवर्षा गांव में तरबूज खाने से एक ही परिवार के 8 सदस्य गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। फल खाने के कुछ देर बाद ही सभी को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत होने लगी, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों के अनुसार यह मामला फूड पॉइजनिंग का है। प्राथमिक उपचार के बाद 6 लोगों की स्थिति में सुधार देखते हुए उन्हें छुट्टी दे दी गई है, जबकि 2 सदस्यों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है और उनका अस्पताल में इलाज जारी है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को कटे हुए या रसायनों से पकाए गए फलों से सावधान रहने की सलाह दी है। दरभंगा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जिले में एक मॉडल सोलर विलेज का चयन किया जाएगा।
सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए चयनित गांव को बुनियादी ढांचे के विकास हेतु 1 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही व्यक्तिगत घरों पर सोलर पैनल लगवाने के लिए लाभार्थियों को 78,000 रुपये तक का अनुदान सब्सिडी दिया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य बिजली बिल शून्य करना और ग्रामीण क्षेत्रों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। दरभंगा जिले में कार्यरत नियोजित शिक्षकों को मार्च और अप्रैल 2026 का वेतन अब तक नहीं मिल पाया है, जिससे उनमें भारी नाराजगी व्याप्त है। लंबे समय से लंबित भुगतान के कारण शिक्षकों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। शिक्षक संघ ने इस मुद्दे पर कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए शिक्षा मंत्री से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। संघ का कहना है कि वेतन के अभाव में शिक्षकों का मनोबल गिर रहा है। उन्होंने सरकार से अविलंब आवंटन जारी कर भुगतान सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। गयाजी हवाई अड्डे पर विमानन सुरक्षा को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हुए अत्याधुनिक कैटेगरी 8 फायर स्टेशन का विधिवत शुभारंभ किया गया है। इस नई सुविधा के शुरू होने से हवाई अड्डे की आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता पहले से कहीं अधिक प्रभावी हो गई है। ये मॉडर्न फायर स्टेशन उन्नत अग्निशमन उपकरणों और त्वरित रिस्पॉन्स सिस्टम से लैस है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बड़े विमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। अधिकारियों के अनुसार इस अपग्रेड से न केवल यात्रियों की सुरक्षा पुख्ता हुई है, बल्कि भविष्य में बड़े विमानों के परिचालन के लिए भी नए मार्ग प्रशस्त हुए हैं। यह कदम गयाजी एयरपोर्ट को वैश्विक सुरक्षा मानचित्र पर और अधिक विश्वसनीय बनाएगा। गया कैबिनेट विस्तार के बाद प्रथम आगमन पर मंत्री डॉ. संतोष कुमार सुमन का गयाजी में कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने विपक्ष, विशेषकर तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई विजन नहीं है। डॉ. सुमन ने एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि हमारी प्राथमिकता विकास और सुशासन है। उन्होंने दावा किया कि डबल इंजन सरकार बिहार के कायाकल्प के लिए प्रतिबद्ध है और जनता का विश्वास एनडीए के साथ अटूट है। पटना मातृ दिवस के अवसर पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा कर अपनी मां को नमन किया। उन्होंने लिखा कि मां केवल जन्मदात्री नहीं, बल्कि जीवन की पहली गुरु और संसार का सबसे बड़ा आशीर्वाद होती है। सम्राट चौधरी ने मां के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए कहा कि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में माता के त्याग और संस्कारों की अहम भूमिका होती है। उन्होंने समस्त प्रदेशवासियों को मातृ दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मातृत्व की शक्ति और वात्सल्य को नमन किया। उनके इस संदेश को सोशल मीडिया पर काफी सराहा जा रहा है। बिहार में डिप्टी सीएम के पद को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही अटकलों पर सरकार ने पूर्ण विराम लगा दिया है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के सचिव ने स्पष्ट किया कि उप मुख्यमंत्री का पद समाप्त नहीं हुआ है और यह पहले की तरह बरकरार है। विवाद 7 मई की एक अधिसूचना से शुरू हुआ था, जिसमें विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव के नाम के आगे उप मुख्यमंत्री नहीं लिखा था। सरकार ने साफ किया कि हर अधिसूचना में पदनाम लिखना अनिवार्य नहीं है। 15 अप्रैल की शपथ ग्रहण वाली अधिसूचना ही मान्य है। बिहार की राजनीति में 5 देशरत्न मार्ग और 6 स्ट्रैंड रोड के सरकारी आवासों को लेकर अशुभ होने की चर्चा पुरानी है। माना जाता है कि यहां रहने वाले मंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते। पूर्व मंत्री प्रशांत शाही से लेकर आलोक मेहता तक कई इसके उदाहरण माने जाते हैं। हालांकि सम्राट चौधरी ने 5 देशरत्न मार्ग में रहते हुए न केवल अपना कार्यकाल जारी रखा, बल्कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर इस मिथक को चुनौती दी है। राजनीतिक गलियारों में अब इसे अंधविश्वास बनाम कार्यसिद्धि की बहस के रूप में देखा जा रहा है। रोहतास के डालमिया नगर औद्योगिक परिसर में 4 दशकों से पसरा सन्नाटा अब खत्म होने वाला है। भारतीय रेलवे ने यहां रेल वैगन मरम्मत कारखाने के निर्माण हेतु 430 रुपए 20 पैसे करोड़ की भारी भरकम राशि स्वीकृत की है। इस ऐतिहासिक फैसले से बंद पड़े औद्योगिक क्षेत्र में नई जान फूंकने की उम्मीद जगी है। इस कारखाने के शुरू होने से न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, बल्कि हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। मोतिहारी रेल सुरक्षा बल आरपीएफ पुलिस ने मोतिहारी स्टेशन पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बाल तस्करी के चंगुल से 21 बच्चों को मुक्त कराया है। ये बच्चे 5 से 9 वर्ष की आयु के हैं, जिन्हें झारखंड और भागलपुर से अवैध रूप से ले जाया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इन बच्चों को मजदूरी के लिए अन्य राज्यों में भेजने की योजना थी। फिलहाल बच्चों को सुरक्षित बाल संरक्षण गृह भेजकर परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। पटना कहते हैं कि अगर घर में अनुशासन और पढ़ाई का माहौल हो तो सफलता कदम चूमती है। इसका ताजा उदाहरण पेश किया है आकाश ने, जिन्होंने बीपीएससी एमवीआई मोटर यान निरीक्षक परीक्षा में प्रदेश में 9वीं रैंक हासिल कर गौरव बढ़ाया है। आकाश के परिवार में पहले से ही प्रशासनिक सेवाओं का दबदबा है।
उनके पिता एसआई हैं, बहन दारोगा के पद पर कार्यरत हैं और भाई सिविल कोर्ट में यूडीसी हैं। आकाश की इस शानदार उपलब्धि ने पूरे परिवार की कामयाबी में एक और सुनहरा अध्याय जोड़ दिया है। बिहार कृषि विभाग प्रदेश में जल संरक्षण और पैदावार बढ़ाने के लिए ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा दे रहा है। योजना के तहत किसानों को 90% तक का भारी अनुदान दिया जा रहा है। विशेष बात यह है कि जिन किसानों ने 7 साल पहले इस योजना का लाभ लिया था, वे अब पुनः आवेदन के पात्र हैं। इच्छुक किसान बिहार कृषि ऐप या विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। आधुनिक सिंचाई अपनाएं, लागत घटाएं। बिहार सरकार राज्य के 8,463 पैक्सों पैसीएस को ग्रामीण विकास के आधुनिक केंद्र के रूप में विकसित करने जा रही है। इस नई पहल के तहत अब पैक्स केवल अनाज खरीद तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि यहां डेयरी और मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना, स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा करना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। यह मॉडल बिहार के ग्रामीण परिवेश में आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिखेगा। प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए चिकित्सा उपकरण प्रबंधन एवं रखरखाव कार्यक्रम के अंतर्गत 13.20 करोड़ रुपए की प्रथम किस्त जारी करने की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। इस बजट का मुख्य उद्देश्य सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध जीवन रक्षक मशीनों और उपकरणों की निर्बाध कार्यशीलता सुनिश्चित करना है। इस राशि से प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में खराब पड़े उपकरणों की मरम्मत और समयबद्ध रखरखाव किया जाएगा, जिससे मरीजों को बेहतर और त्वरित स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। अरवल जिले में 25,535 किसानों का निबंधन है। पिछले वर्ष खरीफ सीजन में 44,000 हेक्टेयर में धान की खेती हुई थी। इस वर्ष खरीफ और भदई फसल को लेकर कृषि विभाग ने तैयारी शुरू कर दी। आवंटन के अनुसार बीज उठाव करने के लिए डीलर को राशि जमा करने का निर्देश दे दिया गया है। अनुदानित दर पर बीज के लिए कृषि विभाग का पोर्टल 15 मई से खुलेगा। किसानों को खरीफ फसल के बीज के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 25 मई से रोहिणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। रोहिणी नक्षत्र से ही खरीफ फसल की बीज बुआई शुरू हो जाती है। इसे देखते हुए किसान अपने अपने खेतों में धान का बिचड़ा लगाने के लिए खेतों की जुताई और सिंचाई करने की तैयारी में जुट गए हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने तृणमूल कांग्रेस टीएमसी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि अब पश्चिम बंगाल को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सोनार बांग्ला बनाने का समय आ गया है। उन्होंने दावा किया कि बंगाल की जनता अब परिवर्तन चाहती है। दुबे ने जोर देकर कहा कि राज्य में भाजपा सरकार बनते ही विकास की नई लहर आएगी और केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक। पटना में गैस उपभोक्ताओं के लिए महंगाई का नया झटका लगा है। 9 मई 2026 से गेल इंडिया ने सीएनजी और पीएनजी की नई दरें लागू कर दी हैं। ताज़ा बदलाव के बाद पटना में सीएनजी की कीमत 87 रुपये 90 पैसे प्रति किलो और पीएनजी की दर 49 रुपये 44 पैसे प्रति एससीएम हो गई है। कीमतों में यह बढ़ोतरी वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता के कारण की गई है। इस वृद्धि का सीधा असर आम आदमी की रसोई और परिवहन खर्च पर पड़ेगा, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों का बजट बिगड़ने की आशंका है। बिहार के बेगूसराय में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। एक साधारण घर जहां मात्र 2 बल्ब जलते हैं, वहां विभाग ने 2.25 लाख रुपए का बिजली बिल थमा दिया है। इतनी भारी भरकम राशि देखकर पीड़ित परिवार के होश उड़ गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग बिना मीटर रीडिंग लिए मनमाना बिल भेज रहा है। पीड़ित ने बिजली कार्यालय के चक्कर लगाए, लेकिन अब तक सुधार नहीं हुआ। विभाग की इस कार्यशैली से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। मुजफ्फरपुर में अंतरधार्मिक विवाह के बाद एक महिला ने अपने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़िता का आरोप है कि निकाह के बाद उन पर धर्म परिवर्तन, बुर्का पहनने और प्रतिबंधित मांस खाने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था। महिला ने पुलिस को दी शिकायत में मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना के साथ दहेज उत्पीड़न और जान से मारने की धमकी मिलने की बात भी कही है। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच में जुट गई है। खगड़िया जिले के एक सरकारी स्कूल से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां स्कूल परिसर में ही पशु अस्पताल का संचालन किया जा रहा है। स्कूल के कमरों में जहां बच्चे भविष्य गढ़ रहे हैं, वहीं बरामदे में मवेशियों का इलाज चल रहा है। हैरानी की बात यह है कि जहां पशुओं का टीकाकरण और उपचार होता है, ठीक उसी के बगल में बच्चों का मध्याह्न भोजन MDM भी पक रहा है। संक्रमण के खतरे और गंदगी के बीच नौनिहाल भोजन करने को मजबूर हैं। स्थानीय प्रशासन की इस घोर लापरवाही से बच्चों के स्वास्थ्य पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है।
भारत नेपाल सीमा क्षेत्र के बहुप्रतीक्षित रक्सौल एयरपोर्ट परियोजना को लेकर शनिवार को बड़ी जानकारी सामने आई। पश्चिम चंपारण के सांसद डॉ. संजय जायसवाल ने अधिकारियों के साथ प्रस्तावित एयरपोर्ट एवं तिलावे नदी क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करने के बाद कहा कि रक्सौल एयरपोर्ट का रनवे पटना एयरपोर्ट से करीब 360 मीटर बड़ा होगा। उन्होंने दावा किया कि यह एयरपोर्ट आकार और सुविधाओं के मामले में उत्तर बिहार का महत्वपूर्ण हवाई केंद्र बनेगा। तारापुर मुंगेर तारापुर बाईपास पथ निर्माण परियोजना को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। रणगांव भगलपुरा पथ से धौनी वाया विषय तक प्रस्तावित इस बाईपास के लिए 11 मई से भूमि सर्वे और सीमांकन का काम शुरू किया जाएगा। जिला भू अर्जन पदाधिकारी ने इसके लिए अंचल अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। इस प्रक्रिया के शुरू होने से वर्षों से लंबित बाईपास निर्माण की उम्मीद जगी है, जिससे शहर को जाम की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी। भागलपुर प्रख्यात वक्ता पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ 9 मई शनिवार को भागलपुर पहुंचे। उनके आगमन को लेकर भागलपुर शहर ही नहीं बल्कि जिला भर में वैचारिक हलचल देखी जा रही है। 10 मई रविवार को टाउन हॉल में दोपहर 3 बजे से राष्ट्रवाद संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वे मुख्य वक्ता के रूप में अपने विचार किया। शनिवार की शाम उन्होंने भागलपुर के एक होटल में स्थानीय प्रबुद्ध नागरिकों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान किया और स्वतंत्रता आंदोलन, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज तथा सनातन परंपरा से जुड़े विषयों पर खुलकर अपनी राय रखी। बेगूसराय में सरकारी विद्यालयों की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। विभाग ने जिले के सभी स्कूलों के प्रिंसिपल से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है, जिसमें अतिक्रमण की स्थिति और रकबे की जानकारी मांगी गई है। अधिकारियों का कहना है कि कई स्कूलों की खेल के मैदान और शैक्षणिक भूमि पर दबंगों का कब्जा है। रिपोर्ट मिलने के बाद जिला प्रशासन की मदद से अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया जाएगा। लापरवाही बरतने वाले एचएम पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।